गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज हम आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं, स्टैटिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैटिक्स, हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। और स्टैटिक्स में खास बात, पहली एक जो रिक्वायरमेंट है वो है एक कॉपी और एक पेन की, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो पूरा थ्योरेटिकल है, ठीक है। थ्योरेटिकल माने अगर मैं आपसे पूछ लूँ बेटा स्टैटिक्स की डेफिनेशन बताओ तो नहीं आती सर, है ना। लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछ लिया गया व्हाट इज स्टैटिक्स, तो कहाँ से जवाब दोगे आप इसका आंसर कैसे लिखोगे, आप सिर्फ ये बताइए। तो इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी, तो बस जल्दी से वीडियो को पॉज करो और दौड़ के जाओ, कॉपी पेन उठा के रख लो, है ना। देखो, और ये जो पोर्शन है थोड़ा सा लिखने वाला है, और जो मैं बोलूँगा भी उसे लिखोगे और मैं एक्सप्लेन भी करूँगा, क्योंकि देखो इसके अंदर जो टॉपिक आने वाले हैं वो ऐसे हैं। क्लास मार्क क्या होता है, क्लास इंटरवल क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी में कितने टाइप की फ्रीक्वेंसी, जैसे हम कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं, ठीक है। लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी बनानी है, मोर देन टाइप फ्रीक्वेंसी बनानी है। वहीं पे रेंज क्या होता है, मीडियन क्या है, मॉड क्या है, सबके अलग अलग फॉर्मूले हैं। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी क्या है, ग्रुप डाटा क्या होता है, अनग्रुप डाटा क्या होता है। ऐसे ऐसे डेफिनेशन आपको मिलने वाले हैं, इसलिए रेडी हो जाओ और सबसे पहले आप लोग अपने डेफिनेशन कवर करिए। क्योंकि देखो वीकनेस कहाँ आती है, अगर कोई आ गया, मान लो तुम्हारे घर में आ गया और उसने पूछ लिया कि बेटा व्हाट इज एरे, एरे एक जो वर्ड है उसका डेफिनेशन क्या होगा। अगर आप मीडियन को सॉल्व कर रहे हैं, मीडियन निकालना चाहते हैं, तो जवाब नहीं होते आप लोगों के पास। तो इसलिए मैंने ये वीडियो जो तैयार की है वो इस टाइप से आप लोगों को दी जाएगी कि आप सभी प्रकार की डेफिनेशन में ओके हो जाएं, आप कहीं भी फंसे नहीं, है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं, ओके। तो सबसे पहले आप लोग देख पाएंगे स्टैटिक्स, और यहाँ पे स्टैटिक्स के लिए सबसे पहले लिखा गया है कि स्टैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डीलिंग विद डाटा कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन। इतना बात समझ गए होंगे, इसको नोट कर लो और इसे लर्न कर लो ताकि आप लिख पाओ, राइट। वहीं पे अगर जैसे कि इस कंसेप्ट पे बात करो, इस डेफिनेशन पे बात करो, तो क्या है, स्टैटिक्स डील्स विद ऑल एस्पेक्ट ऑफ डाटा इंक्लूडिंग द प्लानिंग ऑफ डाटा कलेक्शन इन टर्म्स ऑफ डिजाइन ऑफ सर्वे एंड एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। आप दो टाइप से इसको लिख सकते हैं। वहीं पे ऐसे देखो कैसे लिख पाएंगे, द वर्ड स्टैटिक्स इज यूज्ड इन बोथ इट्स सिंगुलर एज वेल एज इट्स प्लूरल सेंस। जो स्टैटिक्स वर्ड होता है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज किया जाता है, और इसको लिखना जरूर है। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, थोड़ा सा हिंट मिल जाएगी आपको समझने के लिए, और थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा कि ताकि आप लोग जल्दी से इसको लिख भी पाएं और इस वीडियो में बहुत सारा चीज समझ भी पाएं। और देखो इसके अंदर, देखो आप पहले टॉपिक देख लो। इसके अंदर जो टॉपिक है, स्टैटिकल डाटा है, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, मेथड ऑफ राइटिंग डाटा को लिखेंगे कैसे, एरे क्या होता है, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा क्या होती है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, क्लासेस क्या होते हैं, क्लास इंटरवल क्या होते हैं, क्लास साइज, विड्थ ऑफ क्लास, क्लास मार्क, सारी डेफिनेशन इसमें ली गई हैं। और देखो एक ही वीडियो में अगर आपको सारी डेफिनेशन मिल रही हैं तो क्या बुरा है। बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपकी मेहनत लगेगी, और वो भी किसमें, सिर्फ आपकी खुद की राइटिंग पर, खुद की स्किल पर। जब तुम खुद की स्किल पर काम कर लोगे ना तो लिखना बहुत आसान हो जाएगा। और देखो जो बच्चे टॉपर्स के लिए काम कर रहे हैं ना, वो जरूर लिख लें। बाकी के बच्चों को तो भाई जरूरत होगी नहीं होगी, लिखेंगे नहीं लिखेंगे वो उनका अलग कंसेप्ट है। किसी को बोरिंग लग रही होगी वीडियो तो वो बच्चे तो कभी देखेंगे ही नहीं, ठीक है। उनका कोई मतलब ही नहीं होता, उनको तो मतलब सीधे होता है कि बस हमें ये बताओ कि मीन का जो फॉर्मूला है वो होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एक्स, सिग्मा एफ एक फॉर्मूला ये हो गया। सर दूसरा फॉर्मूला बता दो, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन,
सर दूसरा ये वाला हो गया। वहीं पे अगर कंटिन्यूअस की बात करो तो कंटिन्यूअस में बस ऐसे डायरेक्ट चीजें बता दो, बस वो उतने में ही खुश हैं। ठीक है, तो ऐसे बच्चे थोड़ा सा वेट करें और आगे चलते हैं। ठीक है, इसी में बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाले हैं। और देखो यहीं पे देखो सेंट्रल टेंडेंसी की बात की जाती है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसी में 4 चीज़ें आती हैं और उन 4 चीज़ों में जैसे मीन होता है, फिर मैंने डिटेल किया है इंडिविजुअल डाटा में किस प्रकार से आप मीन फाइंड करेंगे। वहीं देखो वेटेड मीन क्या होता है, कंबाइंड मीन क्या होता है। ये ऐसे टॉपिक है ना कि जो आप लोगों ने या तो देखे होंगे या सुने होंगे, लेकिन प्रॉपर तरीके से जानकारी नहीं होगी। वहीं पे मीन, कंटिन्यूअस और देखो पीछे दो कंसेप्ट और थे। तो हर चीज को इसमें डाला गया है। ये वीडियो जो है ना आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। रेंज वगैरह, ओजाई वगैरह सारी चीजें इसमें डिस्कस की गई हैं। ग्राफ, एक भी चीज आपका मिस नहीं होगा, बस वीडियो को आपको पूरा देखना है। ठीक है, चलिए तो यहां तक हम लोग इसे कवर कर चुके थे। इसको आप पॉज कर लो और इसे आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टैटिकल डाटा क्या होता है। ठीक है, स्टैटिकल डाटा की अगर बात करो, इट मींस इंफॉर्मेशन गिवन डाटा, या जैसे जो डाटा दिया जाता है वो। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टैटिकल डाटा। स्टैटिकल डाटा के 2 टाइप होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। अब यहीं पे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज प्राइमरी डाटा। तो प्राइमरी डाटा की अगर बात करो तो क्या लिखोगे? व्हेन एन इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट्स डाटा हिमसेल्फ या इटसेल्फ, हरसेल्फ, हरसेल्फ विद अ डेफिनेट प्लान और डिजाइन इन हिज हर माइंड इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा। जैसे कोई भी इन्वेस्टिगेटर होता है, वो व्यक्ति सामने मतलब खुद से ही डाटा अगर कलेक्ट करता है, जैसे कि आप हैं, कोई डाटा आपने क्लास का लिया, क्लास में आप स्टूडेंट्स को देखते हैं कि उनका एज ग्रुप उठाया कि सभी बच्चों की उम्र क्या है, तो उम्र का डाटा लिया या उनकी हाइट का डाटा लिया, उनके वेट का डाटा लिया। इस टाइप से अगर आपने कलेक्शन खुद से किया है तो आप इन्वेस्टिगेटर हैं और आपके लिए वो प्राइमरी डाटा है। और यही डाटा उठा करके आप अपने प्रिंसिपल को देते हैं, अपने स्कूल में देते हैं या किसी अन्य जगह को आप भेजते हैं। तो जो व्यक्ति के पास आप भेज रहे हैं, जिन व्यक्तियों के पास आप भेज रहे हैं, उनके लिए वो सेकेंडरी डाटा हो जाता है। सेकेंडरी डाटा हम लोग कहाँ कहाँ से ऑब्जर्व करते हैं? जैसे कि न्यूज़पेपर वगैरह से कलेक्ट किया हुआ डाटा है, वो आपके लिए सेकेंडरी डाटा होता है। और वहीं पे आपको जैसे कि कहीं टेलीविज़न के माध्यम से या कहीं और अन्य ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आपने उसको कलेक्ट किया हुआ है, तो ऐसे डाटा को आप लोग सेकेंडरी डाटा में रखेंगे। द डाटा विच आर नॉट कलेक्टेड बाय एन इन्वेस्टिगेटर रेदर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्सेस आर नॉन एज सेकेंडरी डाटा। ठीक है, तो ये जो डाटा है वो आपको जो मिलता है वो कहीं और से मिलता है। मेथड टू राइट अ डाटा, एक डाटा को लिखने के तरीके कौन कौन से होते हैं? 3 तरीके होते हैं। ठीक है, एक होता है इंडिविजुअल डाटा। ये देखो बहुत ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे कि आपको ऑप्शनल क्वेश्चन बना के दिया जाए। ठीक है, इनमें से कोई एक और नाम लिख दिया है ना, और फिर पूछ लिया गया कि राइटिंग के हिसाब से अगर डाटा को देखा जाए तो इनमें से कौन सा गलत है ना, तो वो ऑप्शन आपको करेक्ट, उसी को टिक करना होगा। इंडिविजुअल डाटा को ही अनग्रुप डाटा कहते हैं, इतनी बात समझ गए। दूसरा ग्रुप डाटा और क्लासिफाइड डाटा। ठीक है, कितने टाइप के डाटा हो गए? 3 टाइप के। कैसे? लिखने के आधार पर। लिखने के आधार पर इंडिविजुअल डाटा को हम अनग्रुप डाटा कहते हैं, ग्रुप डाटा, और ये हो गया आपका क्लासिफाइड डाटा। ठीक है, अब एरे डाटा या एरे जो शब्द अभी हमने यूज किया था, एरे का मतलब क्या होता है? अरेंजिंग एनी डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर विद इट्स मैग्नीट्यूड्स। इनके मैग्नीट्यूड्स के हिसाब से किसी भी डाटा को आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखें या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? एरे करना कहते हैं। डाटा को एरे करना, अरेंज करना एक टाइप से। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ डाटा। ओके, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा क्या होता है? कि जैसे कि
कोई व्यक्ति है और वो किसी अन्य टाइप के फीचर्स वगैरह कुछ भी लेकर के आता है और वो आपको रिप्रेजेंट करके दिखा रहा है या बता रहा है, जैसे कि मान लो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको ये चीज़ें शो करा रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि हम आपको प्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, इस डाटा को प्रेजेंट कर रहे हैं और वो आप लोग इसको देख रहे हैं, ठीक है। तो यही चीज़ आपको लिखनी होती है आफ्टर कलेक्शन ऑफ डाटा। जब डाटा कलेक्ट हो जाता है, द इन्वेस्टिगेटर हैज़ टू फाइंड वेज टू कंडेंस दैम इन टेबुलर फॉर्म इन ऑर्डर टू स्टडी देयर साइलेंट फीचर्स। सच एन अरेंजमेंट इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ठीक है। तो हमने सबसे पहले इस डाटा को कलेक्ट किया, फिर इसे अरेंज किया और अरेंज करके आप लोगों को हम ये दे रहे हैं। अब वो टेबुलर फॉर्म में दे रहे हैं, है ना, एक टेबल बना करके या फिर किसी और अन्य माध्यम से या राइटिंग के हिसाब से आपको डाटा वो मिल रहा है, ठीक है। द रॉ डाटा कैन बी अरेंज्ड इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वेज। जो रॉ डाटा होता है वो इन 3 तरीकों के माध्यम से उसे अरेंज किया जा सकता है। देखो तरीके क्या है, एक तो हो गया असेंडिंग ऑर्डर और एक हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। ये 2 बातें तो आपने समझी होंगी, सीखी भी होंगी, लेकिन यहीं पे एक सीरियल ऑर्डर भी होता है। सीरियल ऑर्डर का मतलब होता है कि जैसे कि मैथमेटिकली अगर हम काउंटिंग की बात करते हैं तो काउंटिंग के केस में 1 2 3 4 5 इस टाइप से हम सीरियल बाई अरेंज कर सकते हैं। और वहीं पे अल्फाबेटिकली ऑर्डर भी हो सकता है, जैसे ABCDEFG जो डिक्शनरी फॉर्मेट होता है, डिक्शनरी फॉर्मेट जो रहता है वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और जैसे कि ये सब आगे बढ़ता जाता है और आप नहीं लिख पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कर लिया करो, उसे लिख लिया करो, इसके बाद फिर आगे बढ़ा करो, ठीक है। क्योंकि लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपके पास एक डाटा नहीं होगा जो कि स्टैटिक्स का ही डाटा है ना। स्टैटिक्स के डाटा को आपको कवर करना है किसी भी प्रकार से। द नंबर ऑफ टाइम्स of an observation occurs in the given data is called the frequency of the observation। frequency of डाटा क्या होता है, किसी भी डाटा में ये देखा जाता है कि जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो सेम टाइप के ऑब्जर्वेशन कितनी बार आ रहे हैं, है ना। जो ऑब्जर्वेशन या कोई भी नंबर है, जैसे कि एक नंबर है 3 और ये आया 3 बार या 4 बार आया, तो 4 बार अगर आया है तो 4 उसकी फ्रीक्वेंसी है, किसकी, 3 की। अगर जैसे 5 है और वो 2 बार आता है डाटा में, तो 2 जो है वो फ्रीक्वेंसी होगा 2 टाइम्स, है ना। 2 बार आया, 5 लिखा था 2 जगह, तो उसे हमने इकट्ठा करके एक बार उसकी फ्रीक्वेंसी बना दी और उसे 2 लिख दिया, है ना, इस टाइप से। हाँ, और वहीं पर जैसे कि आप लोग थोड़ा पेशेंस रखें इस वीडियो पर, क्योंकि पेशेंस अगर आपने नहीं रखा तो आप इन सब चीज़ों को लिखोगे नहीं, ठीक है, ऊब जाओगे। आराम से लिखिए, ये आपको स्लाइड जो दिख रही है इसको आप लिखिए, लिखने के बाद में फिर इसको समझने की कोशिश करिए, ठीक है। चलिए देखो, क्लासेस और क्लास इंटरवल्स, इनमें जैसे कि बच्चे पूछते हैं कि सर क्लास इंटरवल क्या है। जैसे कि आपने कोई एक क्वेश्चन लिया, उसमें यहाँ पे लिखा जाता है क्लास इंटरवल, और उसमें होता है ऐसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। तो ये जो है ये क्लास इंटरवल है। 0 से 10 एक क्लास इंटरवल है, 10 से 20 एक क्लास इंटरवल है, एक 20 से 30 क्लास इंटरवल है, और एक 30 से 40। इसी क्रम में आप लोग आगे बढ़ते जाते हैं। इसी चीज़ को इसमें बताया गया है राइटिंग ऑर्डर में, ठीक है, लिखने के आधार पर। अब देखो, आपको लिखने के माध्यम से बताना है ना, तो ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। एक बार लिख लो, समझ लो, और यही चीज़ अपने पेपर में लिख कर आएंगे, ठीक है। क्या है, द प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कैन बी कंडेंस्ड इनटू क्लास ग्रुप्स। इन दिस प्रेजेंटेशन ऑल ऑब्जर्वेशंस आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। जैसे दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड क्लासेस या क्लास इंटरवल। कौन कौन से, 0 से 10, 10 से 20, इस टाइप से अगर कोई चीज़ें होती हैं। इन इंटरवल 0 to 10, 0 इज लोअर लिमिट एंड 10 इज अपर लिमिट। अब इसमें देखो,
ये है लोअर लिमिट इस इंटरवल की, है ना, और ये है अपर लिमिट। और ये दूसरा इंटरवल जैसे हमने लिया है तो ये लोअर लिमिट हो गई इस इंटरवल के लिए और ये अपर लिमिट हो गई, ठीक है। अच्छा, इनमें भी दो चीज़ें चलती हैं, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। आगे टॉपिक आने वाला है जिसमें हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। लोअर लिमिट एंड सेकेंड वन इज अपर लिमिट, ये चीज़ समझ गए हैं, ठीक है। क्लास साइज और विड्थ ऑफ द क्लास। क्लास साइज क्या है? क्लास साइज और क्लास इंटरवल में डिफरेंस है। विड्थ ऑफ द क्लास, अगर आपने ये वीडियो पहले नहीं देखी या इस टाइप की चीज़ें नहीं देखी होती तो आज आप अंतर नहीं समझ पाते। आज ये वीडियो देखकर कम से कम इतनी गहराई से चीज़ों को समझ तो पा रहे हैं। देखो, जब चीज़ों को बहुत गहराई से समझते हैं ना तो उनमें वक्त लगता है, ठीक है, और कुछ बच्चों को वो बोरिंग भी लगता है, ठीक है। तो अगर आपको वास्तव में बहुत अच्छी पढ़ाई करनी है, अच्छे स्तर पर पहुंचना है, नॉलेज करना है, तो नॉलेज के लिए क्वेश्चन जरूरी नहीं है, आपको थ्योरी आनी चाहिए। थ्योरेटिकल आपको कवर करना पड़ेगा और थ्योरेटिकल पोर्शन अगर आपने कवर कर लिया 100% मैं आपको बता रहा हूं कि आपसे अच्छा स्टूडेंट नहीं हो सकता कोई भी। क्योंकि सब लोग जो नहीं करते हैं वो आप करिए। सब लोग क्या करते हैं, सभी टीचर्स आते हैं, उन्हें सबसे पहले क्लास में पहुंचते ही एक्सरसाइज 1.1 लिखा और उस एक्सरसाइज के 2 4 5 क्वेश्चन बताए, बोले बस बाकी का घर से करके लाना, हो गया काम, ठीक है। अब हमें आप एक बात बताओ, जब आपको इसका थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं आएगा तो क्या लगता है क्वेश्चन को कितने दिन तक रट सकते हो? मैथमेटिक्स आपकी वीक क्यों होती है? मेन रीजन यही है। डायरेक्ट एक्सरसाइज सॉल्व करने के बजाय आप लोग पहले उसकी थ्योरी समझो, फिर एक्सरसाइज पे वर्क करो। थ्योरी के लिए इस टाइप की चीजें आपको कंप्लीट तरीके से सीखनी पड़ेंगी। और मैं आपको बता रहा हूं, आज आप इसके नोट्स बना लीजिएगा, अपने स्कूल में जाइए, अपनी क्लास में जाइए और वहां जाकर के किसी को भी पूछ लो, डेफिनेशन कोई नहीं बता पाएगा, उसके बारे में नहीं बता पाएगा, इतना बता सकता है कि इसको ऐसे ऐसे कहते हैं, ये ऐसे ऐसे होता है। लेकिन क्या आपकी आवाज एग्जामिनर तक जाएगी? जब कॉपी चेक होगी तो आपको पता होगा कि कॉपी चेक कहाँ हो रही है हमारी? नहीं पता होगा। लिखने के माध्यम से अपनी बात एग्जामिनर तक पहुंचानी है, ऐसा दिमाग में डाल लो। ये दिमाग रख के नहीं भेजेगा कॉपी पर, है ना। क्या करना है? लिखने के माध्यम से आपको बताना है कि मैं लायक हूं, हमें मार्क्स चाहिए। जितना अच्छा आप लिख कर आएंगे उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। जब आप लिख कर ही नहीं आएंगे कॉपी पर तो मार्क्स कहाँ से मिलेंगे? और देखो, जो स्टैटिक्स का पोर्शन हो गया, प्रोबेबिलिटी का पोर्शन हो गया, वहीं पे पहला चैप्टर जो होता है रियल नंबर, अगर इसका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, लिखने के माध्यम से अगर आपको एग्जाम देना होता है तो इनमें थ्योरी चाहिए। और बच्चों को यही वीक पॉइंट है, यही वीकनेस है कि यही चैप्टर सबसे कम आते हैं। क्यों? क्योंकि हमने थ्योरी सीखी ही नहीं है। हमें तो बस वही 4 क्वेश्चन निकालने आते हैं कि मीन ऐसे निकलता है, मीडियन ऐसे निकलता है, मॉड ऐसे निकाल लेते हैं बस, ठीक है। चलिए, अब लेकिन अब आगे से ऐसा नहीं होगा। एक वीडियो रहेगी केवल ऐसी और अगले हम लोग खुद से आप लोगों को क्वेश्चन कराएंगे और फिर आप देखोगे कि क्वेश्चन जो भी बन के आएंगे बिल्कुल सेम ऐसे ही हूबहू क्वेश्चन रखे होंगे। और क्वेश्चन देखो बनते कैसे हैं। क्वेश्चन लिया, लिख दिया, व्हाट इज क्लास साइज, डिफाइन द क्लास साइज, क्या करोगे? लिखना पड़ेगा। ओके, चलो। डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ द इंटरवल। क्लास साइज का मतलब क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लास साइज का मतलब क्या होता है? 10 में से अगर 0 को माइनस करोगे तो क्या आएगा? 10, ठीक है। तो ये होता है क्लास साइज, मतलब इनमें कितना गैप है। और क्लास साइज जो होता है H से हम लोग जैसे डिनोट कर देते हैं ना जिसको, कि इसमें अंतर क्या है? H, ठीक है। लेकिन H नहीं, ये क्लास साइज है, ठीक है। हाइट ऑफ द क्लास, ठीक है। अगला जो इंटरवल होता है, देखो क्लास मार्क की अगर बात करो तो क्लास मार्क हम लोग कैसे निकालते हैं? इन दोनों को ऐड करना है, ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड करना, मतलब लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट और 2 से डिवाइड करना। मतलब क्या है? मीन वैल्यू, इनके बीच का नंबर चाहिए।
जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लास मार्क। इतनी बात समझ गए हो। चलिए नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और फ्रीक्वेंसी टेबल इज अ मेथड टू प्रेजेंट रॉ डाटा इन द फॉर्म from which one can easily understand the information contained in the raw data। इसमें क्या बताया गया है कि जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि डाटा को ग्रुप किया जाता है, इकट्ठा लिखा जाता है, उसे रिप्रेजेंट किया जाता है टेबुलर फॉर्म में लिख करके या किसी अन्य माध्यम से, मतलब कलेक्शन ऑफ डाटा इकट्ठा करके। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के दो टाइप होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट और फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूअस में क्या अंतर है, इन सब चीज़ों को समझोगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मेथड ऑफ क्लासीफाइंग कंटिन्यूअस डाटा। अच्छा, कंटिन्यूअस ये जो डाटा होता है इसके दो टाइप होते हैं, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कुछ इस टाइप से, जैसे कि आपको यहाँ पे x का वैल्यू दिया जाता है, यहाँ पे f का वैल्यू दिया जाता है। इस बात को समझ गए हैं। इसी को हम लोग ग्रुप डाटा के रूप में यहाँ से जानना शुरू कर देते हैं। चलिए, अब आता है मेथड ऑफ एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस डाटा, क्लासीफाइंग कंटिन्यूअस डाटा। अब इसकी बात करो तो इसमें क्या होता है, एक होता है एक्सक्लूसिव और एक होता है इंक्लूसिव। एक्सक्लूसिव मेथड क्या होता है, इन एक्सक्लूसिव मेथड लोअर लिमिट इज इंक्लूडेड एंड अपर लिमिट इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, और ये देखो क्या है, इंक्लूसिव मेथड में क्या होता है कि इंक्लूसिव मेथड लोअर इन इंक्लूसिव मेथड लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट बोथ आर इंक्लूडेड। ठीक है, इसके अंदर दोनों इंक्लूडेड होते हैं। दोनों इंक्लूडेड का मतलब कैसे है कि जैसे कि हमने लिखा 2 3 5 6 8 9 10 11 13 और इसे मुझे अरेंज करना है। ठीक है, तो कुछ हमने इसे इंटरवल बनाए 0 से लेके 5। तो 0 से लेके 5 के बीच वाले नंबर कौन कौन से हैं, 0 यानी कि 2 है, 3 है, 5 है। अगर हमने इन तीनों को उठाया और यहाँ लिख दिया 3, अगर मैंने 3 लिखा इसका मतलब मैंने 5 को इसमें लिया है, तो लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों इंक्लूड हो गए। तो इस टाइप से क्या बन गया, इंक्लूसिव। इंक्लूसिव अगर बन जाता है, ठीक है, तो आपको कभी भी क्वेश्चन इस टाइप से सॉल्व नहीं करना, हमेशा एक्सक्लूसिव बना करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस बात को समझ गए हो। और वहीं पे अभी ये चीज हमने जो लिखी है इसमें 5 हमने इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि अपर लिमिट को इंक्लूड करके नहीं चलते हैं। अपर लिमिट को इंक्लूड करके नहीं चलते हैं। अगर कहीं पे अपर लिमिट इंक्लूडेड है तो उसे पहले एक्सक्लूसिव बना लो, इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव बना लो। ठीक है, बनाने का तरीका क्या है, बनाने का तरीका है कि देखो, अगर ये इस टाइप से चल रहा होगा तो आगे कैसे आ रहा होगा, 6 से शुरू हो रहा होगा, 10 पे जा रहा होगा, है ना, फिर 11 से शुरू होकर के 15 पे जा रहा होगा, इस टाइप से चलेगा। और जब इस टाइप से चल रहा है तो 1 का गैप आ रहा है इन पर, और जो 1 का गैप आ रहा है तो 1 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 0.5 आएगा। इस केस में आपको क्या करना है, इस लिमिट मतलब लोअर लिमिट में से इसे माइनस कर देना है और अपर लिमिट पे इसे प्लस कर देना है। हर नंबर पे, हर लोअर और हर अपर लिमिट पे, हर अपर लिमिट पे 0.5 ऐड कर दोगे और हर लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस कर दोगे, तो ये आपको एक्सक्लूसिव में मिल जाएगा। यहाँ पर देखो, यही चीज आपको बताई गई है कि इन द केस ऑफ इंक्लूसिव मेथड बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन वी हैव टू चेंज इनटू एक्सक्लूसिव मेथड। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको इसे एक्सक्लूसिव बनाना पड़ेगा, तब ठीक है। हाइट ऑफ द क्लास और क्लास इंटरवल, अगर हाइट ऑफ द क्लास या क्लास इंटरवल की बात करूं तो हाइट ऑफ द क्लास कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट ऑफ द प्रीवियस क्लास। लोअर लिमिट किसकी लेनी है, लोअर लिमिट किसकी लेनी है, दूसरे वाले की,
जैसे ये लिखा है 0 से 10, 10 से 20, ठीक है। तो इस लोअर लिमिट में से इसकी अपर लिमिट ऑफ द प्रीवियस क्लास, ठीक है। तो इस केस में जो डिफरेंस आएगा, ये किसकी बात कर रहे हैं, एक्सक्लूसिव बनाने की, ठीक है। इज अ इंक्लूसिव इंटरवल व्हेन a माइनस एच माइनस ए प्लस एच विल बी एक्सक्लूसिव इंटरवल, ठीक है। ये चीज जो हमने अभी बताई थी, क्या कि लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस कर दो और अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर दो, ये चीज बताई थी अभी। तो देखो कैसे आता है ये, जैसे 0 से 10 है और यहाँ पर है 11 से लेकर के 15 तक, और यहाँ पर है 16 से लेकर के 0 से 5, 6 से 10, 11 से 15, 16 से 20, ठीक है, 5-5 का गैप चल रहा। अब यहां पे क्या करना है कि जो ये लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट में से पूरा पहले वाली क्लास इंटरवल का अपर लिमिट माइनस करना है। तो 6 में से जब हम 5 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, उस 1 को 2 से डिवाइड करना है तो वो आ जाएगा तुम्हारा 0.5। जो ये 0.5 आया है इसको माइनस करोगे तो ये देखो यहां पर क्या बना लेगा, 1 से शुरू होगा, ये आ जाएगा 0.5 और इसमें ऐड कर दो, ये आ जाएगा 5.5। यहां पे माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 5.5 और यहाँ पे प्लस कर दो, ये हो जाएगा 10.5। अब देखो ये कंटिन्यूअस होता चला जा रहा है और ये एक्सक्लूसिव बन चुका है। अब यहाँ पे माइनस करोगे तो 10.5 आएगा और यहाँ पे अगर 0.5 माइनस करते हो तो ये 14.5 आ जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग एक्सक्लूसिव बना करके काम कर लेते हैं, इंक्लूसिव को हटा करके। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, वो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कब काम आता है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें काम में तब आता है जब हम लोग मीडियन फाइंड कर रहे होते हैं, ठीक है, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है, या डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, दोनों टाइप पे हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी होती है, ठीक है। अगर हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करें, वो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में वो कैसे आता है, जैसे कि मान लो हम फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं कोई, और ये फ्रीक्वेंसी से ही कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनती है। मान लो फ्रीक्वेंसी किसी भी क्वेश्चन की है 2, 3, 5, 2, 4, 9, 3, इस टाइप से। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जब बनाएंगे तो कैसे, ये 2 है, इसे 2 डायरेक्ट लिख दो, इसे CF कहते हैं, समझ गए बात को। अब इस 2 में ये 3 ऐड कर दो तो ये 5 आ जाएगा, इस 5 में ये 5 ऐड कर दो तो ये 10 आ जाएगा, 10 में ये 2 ऐड कर दो तो 12 आ जाएगा और ये 16 हो गया, और 16 में 9 ऐड कर दोगे 25, 25 में 3 तो 28। तो इस टाइप से हम लोग CF बना लेते हैं, जिसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इस बात को समझ गए। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट क्लास इज एडेड टू दैट ऑफ द सेकेंड एंड this sum is added to that of the third and so on, then the frequency so obtained are known as cumulative frequency. There are 2 methods to find cumulative frequency in continuous frequency distribution. 2 मेथड होते हैं। अब वो 2 मेथड सर क्या है उनको बताइए। देखो, एक तो ये हो गया कि हमने ऊपर से ऐड करके नीचे को चलते गए हैं, ठीक है, और दूसरा तरीका है कि नीचे से आप ऐड करके ऊपर की तरफ चले जाओ, ठीक है। तो ये 2 टाइप होते हैं, एक होता है लेस देन टाइप और एक होता है मोर देन टाइप। ये लेस देन टाइप मोर देन टाइप की जरूरत कब पड़ेगी, जब हम लोग ओजाइव पढ़ रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो अपने इसके बाद आएंगे ओजाइव आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है अपने वो ओजाइव आएंगे, ठीक है। ओजाइव में हम लोग दोनों टाइप की फ्रीक्वेंसी, दोनों टाइप की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पढ़ेंगे, ओके। कौन कौन सी, लेस देन टाइप और मोर देन टाइप, ओके। नेक्स्ट लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है, देख लीजिएगा इसमें। इफ फ्रीक्वेंसीज आर एडेड अप टू बिलो, लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि फ्रीक्वेंसी जो होती हैं वो ऐड की जाती हैं अप टू बिलो, वी गेट लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। एंड मोर देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, फ्रीक्वेंसीज आर एडेड बिलो टू अप,
नीचे से ऊपर की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ। जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी बनाते हैं, अभी जो मैंने बनाया था वो लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी बनाया था। और जब नीचे से ऐड करके ऊपर की तरफ जाओगे, ठीक है, तो आपको मोर देन टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। ओके, दोनों तरीके ये हैं, समझ पाए होगे इस बात को। सेंट्रल टेंडेंसी, ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक। सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी, an average value generally lies in the central value of the distribution and such values are called central tendency। कहने का मतलब है कि किसी भी प्रकार की वैल्यू कौन कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी में आती हैं? मीन आता है, मीडियन आता है, मॉड आता है और रेंज आता है। इनके जब आंसर फाइंड करोगे ना तो ये हमेशा एक फिक्स क्लास इंटरवल के बीच में ही होते हैं। आप जिस इंटरवल की लोअर लिमिट ले रहे हो ना, उसके ठीक बाद अपर लिमिट से कम और लोअर लिमिट से ज़्यादा आंसर आएंगे, चाहे जब आप चेक कर लेना। ठीक है, ये मैंने क्या बोला है उसको आप क्वेश्चन में जरूर समझेंगे कि सर ने बताया क्या है कि जो सेंट्रल टेंडेंसी होती है वो 4 टाइप की होती है। आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन कौन सी? मीन, मीडियन, मॉड और रेंज। अगर आप मीन का वैल्यू फाइंड करते हैं तो जितने ऑब्जर्वेशंस होते हैं उनके बीच का ही वैल्यू मिलता है। मीडियन जो होते हैं, मीडियन में भी इसी टाइप से होता है कि पहले इन्हें अरेंज किया जाता है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसके बाद में सॉल्व करते हैं। वहीं कंटिन्यूअस होता है तो उसका मेथड अलग है, ग्रुप डाटा है उसका मेथड अलग है। मॉड फाइंड करने के लिए अलग फॉर्मूला है, उसको अलग से फाइंड करते हैं। रेंज फाइंड करने के लिए अलग फॉर्मूला है। सबसे ज़्यादा फॉर्मूले होते हैं मीन फाइंड करने के। ठीक है, अब मीन में तरह तरह की चीज़ें आती हैं, ऐसे ही मीडियन है। मीन में आपके 3 मेथड तो वही एक है सिंपल, जैसे कि डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट, स्टेप डेविएशन वगैरह वगैरह आप लोग जानते हैं इन सबको, नहीं तो अभी आगे आपको डिस्कस किया जाएगा। देखो मीन, अब यहाँ से कहानी शुरू होती, असली कहानी। ये राइटिंग प्रोसेस का जितना भी काम था अब ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस कैसे आएंगे और किस टाइप के क्वेश्चन बनाओगे। सबसे पहले जो लिखा है मीन फॉर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस। इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस की अगर बात करो, इसका मीन फाइंड करने के लिए क्या होता है, ये फॉर्मूला हम कब अप्लाई कर पाएंगे? तो इसमें लिखा है द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या इसको अगर मैथमेटिकली अगर प्रोफेशनल तरीके से लिखना चाहो तो इसको ऐसे लिखते हैं एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई इज इक्वल टू 1 से लेके n तक का। ठीक है, और n से डिवाइड करते हैं तो ये 1/n हो गया। अब सिग्मा एक्स आई का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn तक का नंबर जब हम जोड़ते हैं तो इसे सिग्मा एक्स आई कहते हैं। ठीक है, अब इसी को अगर ऐसे लिख दें कि पहला ऑब्जर्वेशन प्लस दूसरा ऑब्जर्वेशन प्लस तीसरा ऑब्जर्वेशन प्लस डॉट 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 xn अपॉन में n, ये चीज़ तो हमने सबने पढ़ी है, सभी लोग पढ़ते हैं, सभी बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन ये जो नोटेशन है ना इसका, अच्छा इसको हम लोग लिखने के माध्यम से क्या कहते हैं? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इस बात को हम लोग समझ गए होंगे। वहीं पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, मीन ऑफ नेचुरल नंबर डायरेक्ट फाइंड कर पाओगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि बेटा 1 से लेके 10 तक की गिनती जोड़ के बताओ। ठीक है, ऐड कर लो और फिर इसका मीन फाइंड करो, ऐड करो फिर मीन फाइंड करो। तो अभी देखो मैं आपको इनके सम बताता हूं, बिल्कुल शॉर्टकट, कुछ भी नहीं लगना है। 1 से लेके 10 तक की गिनती को जोड़कर कितना आएगा आंसर बोलो? 1 to 10 तो 55 आएगा। ओके सर, 1 से लेके 100 तक की गिनती जोड़कर बता सकते हो? यस राइट। कितना आएगा? 50। सर क्या कर रहे हैं? 10 का आधा बोलो 5, 2 बार लिख दो। 100 का आधा बोलो 50, 2 बार लिख दो। ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं? सम। एक शॉर्टकट तो ये है, कम समय में आप फाइंड कर सकते हैं। बेटा 1 से लेके 1000 तक आंसर बोलो 500।
जोड़ कर देख लेना, इतना ही आएगा। अच्छा, इन्हें जोड़ने के लिए देखो फॉर्मूले कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं वो समझो। एक कॉन्सेप्ट होता है एपी। एपी में भी आप 1 + 2 + 3 + 10, ओके। इसमें क्या होता है कि a = 1 होता है, d = 1 होता है, n कितना है 10 नंबर है और l = 10 है। सब कुछ पता है आपको। तो इस केस में हमें क्या करना है कि फॉर्मूला आप लगा दो n/2 a + l, तब भी लगा सकते हो। n/2 माने क्या हो जाएगा 10/2 और a का वैल्यू 1 + l का वैल्यू 10, तो ये हो गया 5 × 11, कितना आ गया 55। इस बात को समझ गए 55। अब आपने तो डायरेक्ट ही कर दिया है ना। अब चलो चलते हैं कुछ और शॉर्टकट की तरफ, जिनको आप आसानी से कर पाए एग्जाम में, ठीक है। डायरेक्ट कभी भी आपसे अगर कहा जाए कि कोई भी काउंटिंग की अगर बात कर ले कि काउंटिंग में 1 से लेके 10 तक का मीन बता दो, तो जितने नंबर होते हैं उतने जोड़ते हैं, जोड़ के उतने ही नंबर से डिवाइड कर देते हैं, है ना। मान लो 10 नंबर हमने जोड़े तो 10 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो 1 से लेके 10 तक की गिनती का 5.5, ओके। सर 1 से 10 तक नहीं, अब 1 से 8 तक बताओ, क्या इसको हम 4 लिख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कंसेप्ट तभी काम करेगा जब 1 से लेके 0 पे एंड कर रहे हो, ठीक है। 0 का मतलब भी नहीं है, ये ऐसा समझो 1 से 10 तक जाओ या 1 से 100 तक जाओ या 1 से 1000 तक जाओ या 1 से 10,000 तक जाओ या 1 से 1 लाख तक जाओ, जहां भी इस टाइप के कंसेप्ट मिलेंगे वहां आधा आधा कर सकते हो। सर बाकी के नंबर के लिए क्या करेंगे? बाकी के नंबर के लिए देखो डायरेक्ट लिखा गया है इसमें n+1/2। कैसे? जैसे कि मान लो हमें 6 नंबर लेने हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ओके। यहां से आप क्वेश्चन निकालना शुरू करेंगे। तो 6 और 4 10, 5 3 8 2 10, 20 और 1 21 आया। कितना आया? 21। अब 21 को आपको डिवाइड कितने से करना है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इन सबको जोड़ोगे और जोड़ करके 6 से डिवाइड भी करोगे तो क्या बन जाएगा? ये 3 से कटेगा तो 7 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 3 से काट दो, ठीक है। तो फाइनली क्या बन गया? 3.5। ऐसे निकाला। और एक बच्चा क्या कर रहा है कि 6 में 1 जोड़ दो, कितना? 7, और आधा कर दो, 7 का आधा कितना? 3.5। सर फिर से बताओ, चलो फिर से देखते हैं। एक क्वेश्चन लिया मैंने, 1 से लेके 14 तक के नंबर का मीन बताना है, तो 14 में 1 ऐड कर दो, 15 हो गया, आधा कर लो, कितना? 7.5। तो ये फॉर्मूला काम आएगा गिनती का, काउंटिंग का मीन निकालने के लिए। ये वाला फॉर्मूला काम आएगा गिनती के स्क्वायर जो होते हैं, जैसे कहीं लिख के आया 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे करके आया। इसका मीन निकालना है तो सर क्या करना है? तो करना है n+1 2n+1/6। मान लो मैं 7 तक के नंबर के, ठीक है, 1 2 3 4 5 अप टू 7 तक के नंबर ले लेते हैं। तो मतलब ये क्या हो जाएगा? 7 + 1 8, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा? 7 दूनी 14 + 1 15 अपॉन में 6। अब ये और ये 3 से कटते हैं तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, 5 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 2 से ये भी कटता है ना, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर कितना? 20 आ जाएगा। मीन स्क्वायर का मीन निकालना है अगर, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। सर अगर इवन नंबर का निकालना है, तो इवन नंबर का अगर मीन निकालना है तो इस पे ये गलत लिखा हुआ है, इसको हटा दो यहाँ से, ठीक है। केवल n+1। n+1 का मतलब क्या होता है कि जैसे कि उसने ये कहा कि 1 से लेकर के 20 तक के
जितने इवन नंबर हैं उनको जोड़कर मीन निकालो, मतलब मीन फाइंड कर लो। तो 1 से 20 तक के पहले तो हमें वो नंबर ही पता होने चाहिए, 2, 4, 6, 8, 10 और 20, ऐसे जाएगा। इन सबको फिर तुम ऐड करोगे, ऐसे तो करोगे, फिर इनको डिवाइड करोगे कितने से, 10 से करोगे, क्योंकि 1 से लेके 20 तक के बीच में 20 तक 10 इवन नंबर आएंगे 10। फिर इन सबको जोड़ोगे, जोड़ करके फिर तुम 10 से डिवाइड करोगे, तब आंसर आएगा। ठीक, ये आप करके देख लेना, मैं आपको बता रहा हूं कि इसका आंसर 11 आएगा। सर आपने कैसे किया? हमने नंबर गिन लिए कि वो नंबर कितने हैं, जितने नंबर हैं उसमें 1 जोड़ दो बस, ठीक है। और वहीं पे ऑड आ जाए अगर, तो जैसे कि मान लो 1 से लेके 30 तक के सभी ऑड नंबर आपको जोड़ने हैं, फिर उनको डिवाइड करना है। अब तो 1 से 30 तक अगर ऑड नंबर निकालोगे तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे आएंगे ना, 29 तक। ठीक, तो ये सब एक छोड़ के एक नंबर आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब नंबर कितने हैं, 15। जितने नंबर उतना ही आंसर, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा, 15। ओके, बात को समझ गए? चलिए, तो ये था हमारा मीन फॉर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना वो रहेगा वेटेड मीन, कंबाइंड मीन, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो पर, है ना। और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम पर और बच्चे इन्हीं से घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, ये क्या लिखा है। इनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर डिस्कस करेंगे कि ये वेटेड मीन के क्वेश्चन कैसे आएंगे, किस प्रकार से निकालेंगे, कंबाइंड मीन को कैसे निकालेंगे। ओके, अगर आप लोगों को ये वीडियो वास्तव में अच्छी लगी, अगर आपको नॉलेज मिला है ना, तो इस वीडियो को शेयर करो, उन लोगों तक भी शेयर करो जो वास्तव में पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करने वाले बच्चे जो हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाओ, ताकि उनको एक सिक्योर नॉलेज मिले, है ना। देखो, जब ये सब चीज़ें जब आपको आती हैं ना, आने के बाद फिर आप जब काम करते हो, है ना, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही होता है। आ जाओ और इसे सीखो, सीखने के बाद इसे अपने आप में उतार लो, और जब आप अपने आप में ये सब चीज़ें उतार लोगे तब आपका एग्ज़ाम बहुत बढ़िया जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा, जिसमें आपको डाउट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, टेक केयर।